एक यूके से एक साहब आए, उनसे पहली बार मुलाकात हुई, गपशप हुई, कॉफ़ी पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं 2 दिन के लिए एक दफ़ा कराची आया था और मैं सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा तो नहीं घूम फिर सका, लेकिन एक जिस फैक्ट्री का मुआयना करने आया था तो मैं सड़कों पे घूमता रहा। तो मैंने कहा आपने क्या देखा 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के हवाले से, क्या बात नोट की? तो उसने कहा कि मुझे फील होता है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों में तरक्की करने का जज्बा पूरी दुनिया से शायद ज्यादा है। तो मैंने बोला आप ये कैसे कह रहे हैं? कहने लगे यार मुझे तो अंदाजा इस बात से हुआ कि वहाँ सिग्नल खुलता नहीं है, लोग आधी सड़क पे आ जाते हैं। अब जब उसने ये बात कही तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये मतलब तारीफ कर रहा है, क्या बोल रहा है? अच्छा, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार बाहर जो है ना, दुबई जाएं आप, सऊदी अरब जाएं, बड़ी सख्ती है, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, इतना फाइन लगता है, आप डंडा मारें यहाँ पे लोगों को ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा यार एक शख्स जो है उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है और मजबूरी उसकी, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल इस काबिल नहीं है कि जहाँ वो पढ़ाए। तो अब उसकी फ्रस्ट्रेशन है बेइंतहा, उसको कैसे आप सिग्नल पे रोकेंगे? एक शख्स जो है वो इलाज करवाना चाह रहा है अपने बाप का या अपने किसी प्यारे का, और टेस्ट लिख के दे दिया गया और बहुत महंगा टेस्ट है उसके कराने के पैसे नहीं है, उसके पास वो फ्रस्ट्रेशन, उसे कैसे रोकेंगे आप? एक शख्स जो है उसका प्यारा जो है थाने में फंसा हुआ है और थाने वाले उससे रिश्वत मांग रहे हैं, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, उसे सिग्नल पे डंडा मारे कैसे रोकेंगे? तो बात ये है कि जो फर्स्ट सिटीजन राइट है, जब तक आप एक इंसान का जो बुनियादी हक वो नहीं देंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन खत्म होने को नहीं। टू गुड टू बी ट्रू। अगर मैं आपसे कहूँ रिजवान कल आ जाना मेरे दफ्तर, इंटरव्यू करेंगे, गिफ्ट में 1 करोड़ दे दूंगा, आप मुझ पे मोहब्बत करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, 15 साल से जानते हैं, फिर भी नहीं मानेंगे कि मैं आपको करोड़ गिफ्ट में दे सकता हूँ? मानेंगे? नहीं, मैं तो मान लूंगा। लेकिन चांसेस यही हैं। तो टू गुड टू बी ट्रू। मैं जब भी फेसबुक पे ऑफर लगाता हूँ कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें $10,000 कमाना महीने का सिखाता हूँ, मेरे पास अब फेसबुक पे 12 मिलियन लोग हो गए, 100 लोग आते। और जब भी मैं बोलता हूँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें $100 महीना कमाना सिखाता हूँ, एक पोस्ट पे 3,000 लोग आते हैं। तो वो उनको रिसेप्टिवनेस नहीं है कि अच्छा 18,000 चलो यार ये तो मैंने देखा है, होता जाता है, ये तो करे ना, फारिग बैठे में। लेकिन उनको मैं जैसे ही बोलता हूँ कि तुम 20 लाख रुपए का महीना कमा सकते हो, तो वो कहते हैं भाई ये एक और सठियावा आ गया, कोई ये नहीं हो सकता। ये जो इंक्यूबेटर, इसका मकसद क्या है? इसका है माहौल क्रिएट करना। जो आपने कहा कि यूट्यूब पे नहीं सीख पा रहा होता हो, तो अब क्या होता है कि उल्टे हाथ वाला भी कमा रहा है, सीधा हाथ वाला भी कमा रहा है, साथ वाला भी कमा रहा है। जैसे जिम है, घर में एक्सरसाइज नहीं होती, बिल्कुल, तो आप जिम चले जाते हैं तो यार इसके भी मसल अच्छे लग रहे हैं, इसके भी मसल अच्छे लग रहे हैं, यार मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं और ज्यादा कोशिश करने लगता हूं। तो ये जो जिम है ये कहाँ मिलेगा? इस वक्त पाकिस्तान में 55 जिम तैयार हो चुके हैं, एनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स के, जहां पर कोई भी बच्चा जाके हर रोज वहां पर फ्री बैठक होती है, नो चार्ज। आप चले जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनसे बातें करें, तुम क्या कमाते हो, तुम क्या कमाते हो, तुम क्या कमाते हो। मैंने इनसे ये तक कहा है कि टी शर्टों के रंग बदल दो सबके। जो 10 लाख से वाला है उसकी लाल टी शर्ट कर दो, जो 5 लाख वाला है उसकी ब्लू कर दो, जाके तुम्हें बताने पड़े, इसके बाद चले जाओ। ये जो है ना, ये करोड़पति है, ये लखपति है, तुम जिस पे ट्रस्ट करते हो उससे मिल लो और उसके साथ सेल्फी लो, उससे उसको टीचर बना लो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज रिजवान जाफ़र हैं। रिजवान जाफ़र मेरे टीचर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अज़ीज़ हैं, और मैं इनसे जब भी मिलता हूँ बहुत कुछ सीखने का मिलता है। ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के, बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने अपनी बहुत तैयारी करी है और बहुत अपना दिन का रात का खून टाइम पसीना बहाया है बच्चों की तरबियत करने के, कि वो बच्चों को पॉलिटिक्स में लाएँ। ये यूथ पार्लियामेंट के फ़ाउंडर हैं और सारी ज़िंदगी इन्होंने मीडिया के साथ गुजारा है, और जो मीडिया के साथ टाइम गुजारता है उसका एक्सपोजर बहुत होता है, वो हर किस्म के लोगों से मिलता है। ये चप्पे चप्पे पे जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको समझते हैं, उनको समझाते हैं और एक अपना ओपिनियन बनाते हैं, और फिर वो ओपिनियन हम तक मीडिया के ज़रिए फ़ीडबैक लूप में दोबारा सामने आता है। तो रिजवान ने हाल ही में एक मूवमेंट शुरू की है, मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट। हमारी भी एक वेबसाइट है, उसका नाम है makeinpakistan.org, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग चीज़ें क्रिएट करें। कल मेरी इनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। वो क्या बात थी मैं चाहूँगा कि ख़ुद बताएं, और उस पर हम लड़ाई भी करेंगे और आर्ग्यू भी करेंगे।
अब इनसे मेरा क्योंकि 10-15 साल का रिश्ता है तो मैं उनसे लड़ सकता हूँ और प्यारे भाई की तरह इनसे हम एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं कि यार ये क्यों ऐसे है, किस तरह से है। तो शुक्रिया रिजवान, आपने सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो रेहान अल्लाह वाला साहब, आपकी इस खूबसूरत वेन्यू पे आके बहुत खुशी हुई है। और जो आपने बात की कि आपने मुझे कह दिया टीचर या पता नहीं क्या क्या कह दिया, जबकि रेहान अल्लाह वाला साहब मेरे टीचर हैं और ये मेरे बड़े भाई हैं, तो थोड़ी उल्टी आपने दूसरी तरफ से गंगा बहा दी है। अच्छा तो कल हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि बेसिकली यूथ पार्लियामेंट के तहत हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था आज से कोई 4 साल पहले, दैट इज़ जदीद पाकिस्तान इनिशिएटिव या जदीद पाकिस्तान तहरीक। और उसका मकसद ये था कि शहरों की बुनियाद पर नौजवानों की टीमें बनाई जाएं जो अपने शहरों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं समझता हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर्स या मैंने MPS से ज़्यादा, तो उस पर हमने काफ़ी अर्से से हम काम कर रहे थे। हमने बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की उसमें, जदीद कराची, जदीद पाकिस्तान, जदीद लाहौर, काफ़ी शहरों, छोटे शहरों में भी गए हम। अब हम उसके अगले मरहले में आए जदीद पाकिस्तान सोशल रेवोल्यूशन की तरफ, कि एक हम सोशल रेवोल्यूशन क्रिएट करें। अच्छा, सोशल रेवोल्यूशन के हमने 5 पॉइंट बनाए और उनमें पहला पॉइंट दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का है कि हम यानी इकॉनमी से रिलेटेड बनाया और उसको टाइटल हमने ये दिया। अच्छा, कल जो बात की थी मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसका बैकग्राउंड, एक पस मंज़र जो है वो पेश करना चाह रहा था। बात दोहराएं क्योंकि आपने कहा कि मेड इन पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेड इन पाकिस्तान है वो आप हैं और मैं हूँ, वो वाली बात। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आता हूँ कि मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट जो 28 मई को हमने स्टार्ट की है, तो मेड इन पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान कौन है? वो मैं और आप हैं। हम मेड इन पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान की आइडेंटिटी हैं। हम पाकिस्तान में रहें या दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इवन हम दुनिया में किसी मुल्क की नेशनैलिटी ले लें, फिर भी हमारे माथे पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे लोग जो हैं वो क्या प्रोडक्ट है, दैट इज़ मेड इन पाकिस्तान। तो हमने जो है वो अपनी क्या तैयारी की है अपनी सबसे बड़ी प्रोडक्ट बनाने की। हम बात करते हैं कि जनाब और यकीनी तौर पर मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का मतलब प्रोडक्ट्स है और मईशत है, सारी चीज़ें, लेकिन जब हम उनकी बात करते हैं कि जनाब टूथपेस्ट की और टूथब्रश की, लेकिन तो उससे पहले हम इंसानों की बात करें। और पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। हम चाइना की मार्केट की बात करते हैं, इंडिया की मार्केट की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। 23-24 करोड़ यहाँ की आबादी है। तो इतनी बड़ी मार्केट, तो इसमें सबसे पहले जो ये इंसान है इस पे जो है वो काम होना चाहिए, ठीक है, और इस पे जो है बात होनी चाहिए। तो इसीलिए तो आपको बुलाया कि उसी पे बात करनी है और किसी इसी पे बात करेंगे, लेकिन मैं इकॉनमी की तरफ भी आऊँगा। तो डेली जो है पाकिस्तान में 18,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसलिए आबादी पे कंट्रोल भी ज़रूरी है, लेकिन अब बढ़ गई है। तो अब इस आबादी को जो है वो हमने जो है ज़रा फ़ायदेमंद बनाना है, इसको अपना एसेट बनाना है। और जो मूवमेंट है यकीनी तौर पे वो यही है कि जो वो फ़ैसले जो हमने बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, यानी मेड इन पाकिस्तान का फ़ैसला हमें अपनी आज़ादी के जो है वो शुरू के 10 सालों में ले लेना चाहिए था, हम लेट हो गए। कौमी ज़मान के हवाले से हमें फ़ैसला शुरू के 10 सालों में ले लेना चाहिए था, हम लेट हो गए। पाकिस्तान में जागीरदाराना वडेराना निज़ाम जो है उसके हवाले से हमें फ़ैसला कि किसको कितनी ज़मीनें मिलनी चाहिए शुरू के 10 सालों में लेना चाहिए था, हम लेट हो गए। तो इस तरह ये कुछ बुनियादी फ़ैसले हैं कि जिस पर जो है आज भी हम 75 साल बाद भी बैठ के बात कर रहे हैं। सही है। तो आप ट्रैवल भी बहुत करा है आपने, दुनिया बहुत देखी है, आप स्काउट्स ऑफ पाकिस्तान के भी सदर रहे हैं और हैं भी शायद। मैं बिल्कुल स्काउट्स में कमिश्नर रहा हूँ और इस वक्त मैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्काउट मूवमेंट का कंसल्टेंट हूँ, है ना। तो आपने बहुत दुनिया देखी है। जब आप पाकिस्तानियों का कैरेक्टर देखते हैं और दूसरे मुल्कों के लोगों का कैरेक्टर देखते हैं तो उसके अंदर आपको क्या गैप्स नज़र आते हैं? देखिए, इकबाल की एक कॉल है कि जब मैं वेस्ट में जाता हूँ तो मुसलमान नज़र नहीं आते, इस्लाम नज़र आता है, और जब मैं ईस्ट में वापस आ जाता हूँ तो मुझे मुसलमान नज़र आते हैं, इस्लाम नज़र नहीं आता। देखिए, मैं इसको मज़हब की तरफ लेके नहीं जाना चाहता इस बात को। तो इकबाल भाई, हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो उन्होंने, इकबाल साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन मैं आज का जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अगर इस खित्ते में आज कोई और मज़हब होता, मेरा मानना ये है, तो भी यहाँ के लोग ऐसे ही होते, यानी ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ इस खित्ते में ये मज़हब है
तो भी लोग ऐसे ही हैं। तो इसका मतलब मज़हब ने कोई बहुत बड़ा जो माशरती चेंज है वो लेके नहीं आया। पहचान तो हम अपने दीन की बात करते हैं तो सादिक और अमीन की है, लेकिन क्या सादिक और अमीन आपको मिलते हैं कहीं पर? लेकिन यूरोप में मिलते हैं आपको सादिक और अमीन, अमेरिका में आपको मिलते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जो आप कह रहे हैं, जो मुझे फ़र्क नज़र आया ना, मैं इससे पहले आपको ये बताऊं कि मैं एक दफ़ा स्वीडन गया, बल्कि स्वीडन से पहले मैं डेनमार्क में बैठा हुआ था कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर। स्वीडन वहाँ से मैं जाना था, तो मेरे साथ ग्रुप था, हमारे स्काउट्स का एक इवेंट था स्वीडन में। तो मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए थे, एयरपोर्ट पे मिल रहे थे, किसी का हम वेट कर रहे थे। तो एक यूके से एक साहब आए, उनसे पहली बार मुलाकात हुई, गपशप हुई, कॉफ़ी पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं 2 दिन के लिए एक दफ़ा कराची आया था, और मैं सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा तो नहीं घूम फिर सका, लेकिन एक जिस फैक्ट्री का मुआयना करने आया था तो मैं सड़कों पे ही घूमता रहा। गोरा था मकसद। तो उसने कहा कि तो मैंने कहा आपने क्या देखा 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के हवाले से, क्या बात नोट की? तो उसने कहा कि मुझे फ़ील होता है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों में तरक्की करने का जज्बा पूरी दुनिया से शायद ज़्यादा है। तो मैंने बोला आप ये कैसे कह रहे हैं? कहने लगे यार मुझे तो अंदाज़ा इस बात से हुआ कि वहाँ सिग्नल खुलता नहीं है, लोग आधी सड़क पे आ जाते हैं। अब जब उसने ये बात कही तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये मतलब तारीफ कर रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रही बात। तो ये जो इस तरह भी कैफियत है ना, ये जो हमारी ये इसके लिए यकीनी तौर पे तो 50 साल चाहिए कम से कम इस कैफियत को दूर करने के लिए। अच्छा, अब बात ये है कि बहुत गहरी बात है ये, अगर समझ में आ जाए तो। ये अगर बात ये कि हम ये क्यों है, वो जो आप डिफरेंस बात कर रहे हैं ना, हमारे लोगों में जो मेड इन पाकिस्तान जो लोग हैं, जो प्रोडक्ट सबसे पहले तो इंसान ही है ना, बाद में बाकी प्रोडक्ट की बात करते हैं जैसे आप फरमा रहे हैं। तो इसमें और उनमें क्या डिफरेंस है जो बाहर लोग हैं? वो डिफरेंस है वारिस का, वो डिफरेंस है ऑनरशिप का, कि एक दरख्त आप लगाएं, अगर उसका कोई वारिस ना हो तो उस दरख्त का क्या हाल होगा। तो इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में आबादी बढ़ाए जा रहे हैं और इनका कोई वारिस नहीं है, तो इस आबादी का क्या हाल होगा? तो माली नज़र नहीं आ रहा है, माली नज़र नहीं आ रहा, कोई वारिस नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो सिग्नल पे फ्रस्ट्रेशन है, यानी अच्छा, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार बाहर जो है ना, दुबई जाएं आप, सऊदी अरब जाएं, बड़ी सख्ती है, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, इतना फ़ाइन लगता है, आप डंडा मारें यहाँ पे लोगों को ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा यार एक शख्स जो है उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, और मजबूरी उसकी, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल इस काबिल नहीं है कि जहाँ वो पढ़ाए। तो अब उसकी फ्रस्ट्रेशन है बेइंतहा, उसको कैसे आप सिग्नल पे रोकेंगे? एक शख्स जो है वो इलाज करवाना चाह रहा है अपने बाप का या अपने किसी प्यारे का, और टेस्ट लिख के दे दिया गया है और बहुत महंगा टेस्ट है उसके कराने के पैसे नहीं है, उसके पास वो फ्रस्ट्रेशन, उसे कैसे रोकेंगे आप? एक शख्स जो है उसका प्यारा जो है थाने में फंसा हुआ है और थाने वाले उससे रिश्वत मांग रहे हैं, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, उसे सिग्नल पे और डंडा मारे कैसे रोकेंगे? एक शख्स जो है झूठे इल्ज़ाम में कहीं जेल में फंसा हुआ है और अदालती निज़ाम में उसको सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, उसे आप कैसे रोकेंगे सड़क के ऊपर? तो बात यह है कि जो फर्स्ट सिटीजन राइट है, जब तक आप एक इंसान का जो बुनियादी हक है, जो हमारा आइन भी कहता है, तो वो नहीं देंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होने को नहीं है। तो उसमें मैं और आप मेहनत कर रहे हैं अवेयरनेस के ऊपर कि यार लोगों को हम जो है अवेयरनेस दें कि जनाब अच्छे इंसान बन जाओ, सच बोलो, चलो आओ, आप टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, आओ पैसे कमाओ, मैं तुम्हें ये आइडिया दे रहा हूँ, ये चीज़ें दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फ्री में ही बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं जो इस वक्त IT की बहुत सी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये काम हो रहा है, लेकिन जो कि क्योंकि मुल्क बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, तो इसमें जब तक हमारी जो जद्दोजहद है यूथ पार्लियामेंट की, वो बुनियादी तौर पे हुकूमत के साथ है, जब तक रियासत जो है वो विजन नहीं रखेगी, जब तक वो जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी जो उसे करने चाहिए, ये मसले बहुत टाइम लेंगे मेरी और आपकी जद्दोजहद से। तो इसलिए चीज़ें, कुछ चीज़ें ऊपर से ठीक करनी होंगी। तो रेहान भाई, इसमें ये है कि ये एक मुझे डिफरेंस नजर आता है। बन जाए, कल हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें, 4 काम क्या करेंगे? मैं उसी तरफ आ जाता हूँ। ये जो सोशल रेवोल्यूशन की हमने बात की, जदीद पाकिस्तान सोशल रेवोल्यूशन की, उसमें उसमें हम जब सियासी जमातों को सुनते हैं, तो अगर आप किसी भी बड़ी सियासी जमात के बड़े लीडर, टॉप लीडर की तकरीर सुनेंगे, तो जो हुकूमत में होता है वो पिछली गवर्नमेंट को बुरा कह रहा होता है। जो आप क्या करेंगे ना, थोड़े मैं इसी वक्त आ रहा हूँ, और जो हुकूमत में से निकल जाता है वो
मौजूदा हुकूमत को बुरा कह रहा होता है। उनकी तकरीरों से अगर आप ये दूसरे की बुराई निकाल दें तो आधे घंटे की तकरीर में 2 मिनट भी नहीं बचेंगे। तो आप 2 मिनट बताएं ना। तो वो 2 मिनट क्या है, वो 2 मिनट क्या, वो विजन क्या है, तो उस पर हमने काम किया। और हमने कहा यार अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा अगर अपना विजन बनाएंगे अपने रेवोल्यूशन का, जदीद पाकिस्तान सोशल रेवोल्यूशन का, तो शायद ना हम सही समझा पाएंगे और ना वो वाजे हो सकेगा। तो हमने इससे 5 पॉइंट उसके लिखे हैं सर, जो मैं करूँगा। नंबर 1 जो है वो यही है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, के पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रोडक्ट इस्तेमाल होनी चाहिए। आपकी चाहे गाड़ी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो ज़रूरत इजाद की माँ है, हम बनाएंगे। हमने 28 मई को इसीलिए ये कैंपेन लॉन्च की क्योंकि 28 मई को हमारे एटमी धमाके हुए थे। जब हम ये हमारा ऐसा मुल्क जो है जो इतने माशी बहरान में है, जब वो एटमी ताकत बन सकता है, जब वो एटम बम बना सकता है, तो वो दुनिया की हर चीज़ बना सकता है। तो इसलिए हमने उस डेट का इंतखाब किया। साइकिल नहीं बना रहे अभी तक, एटम बम बना रहे। हाँ, साइकिल नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ भी नहीं बना रहे ना। अब ये अगर मैं इसकी बात करूं तो क्यों नहीं बना रहे, क्या वजूहात हैं, हमारे सनतकारों को कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसमें मिसाक मईशत क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर जाने आने से, हुकूमतें बदलने से मईशत की जो असूल हैं वो नहीं बदलने चाहिए। ये एक लंबी फिर एक बात है कि इस पर क्या करना होगा। तो हम ये करेंगे कि जनाब एक जो पॉलिसी बनेगी, आप भी बातें करेंगे या नहीं, हम प्रैक्टिकल करेंगे सर इसमें कि जो पॉलिसी बनेगी। तो आपने बताया पहला स्टेप मेड इन पाकिस्तान, बिल्कुल। नंबर 2 जो है वो है कि आज भी आप किसी को बोलें कि आपने वोट क्यों दिया था इलेक्शन के अंदर, तो वो कहेगा मेरे घर में पानी नहीं आता इसने दिया था, मेरी सड़क ख़राब है इसने दिया था, मेरा जो सेवरेज का पानी मेरे सड़क पे पड़ा हुआ है इसमें दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे MNA MP जिनका काम लेजिस्लेशन है, आप लेजिस्लेटर से जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट का काम कराना चाहते हैं बुनियादी तौर पर। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट है कि लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हम बुनियादी तौर पे बड़े अजीब लोग हैं। मिसाल के तौर पे हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, लेकिन हम खुद जो है ना काले अंग्रेज़ बन गए। उसके बाद जो इख्तिदार में आया ना, उसने कहा यार अब मैं बादशाह हूँ, अब मैं इस राया को डील करूँगा। तो हम लोगों को अख्तियार देने को तैयार नहीं है। हम जो आबादी जिस जगह पर है उसको अख्तियार देने को तैयार नहीं है। बहुत बात होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, जरा वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, तो उसको वहाँ भाई पढ़ लो, उसको चलो देख लो, मिसालें ना दो, उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो लोकल गवर्नमेंट का एक निज़ाम ऐसा है, मैं समझता हूँ कि मेड इन पाकिस्तान के बाद अगर ये एक निज़ाम ठीक हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट का, तो मैं समझता हूँ अगर इन दोनों निज़ाम को मिला लें आप, तो तकरीबन 90% मसाइल हल हो जाएंगे पाकिस्तान के। लोकल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये पानी और सेवरेज और सड़कें नहीं है इसके अंदर आपका क्लाइमेट चेंज का इशू भी मौजूद है कि एनवायरमेंटल इशू जो इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूद है, उससे सारी चीज़ें जो भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन लोकल गवर्नमेंट के अंदर है, इसमें अब अगली जंग या आगे चीज़ें, पानी का एक बड़ा मैटर आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का मैटर आ रहा है, दुनिया का बड़ा सब्जेक्ट ही यही है। हम इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हमारे और दूसरे मसलों से निकले तो बात करें ना, तो ये बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हमें फोकस करना होगा। तो ये 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा जो है वो यकीनी तौर पे एजुकेशन है, और एजुकेशन से मुराद सिर्फ वो एजुकेशन नहीं है कि जो हमारे स्कूलों में दी जा रही है या हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में दी जा रही है। मेरे नज़दीक एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो आप दे रहे हैं, ठीक है, ये एजुकेशन है, ठीक है। वो एजुकेशन कि जो कि ज़िंदगी में इंसानों के जब शामिल हो तो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, सिर्फ उनके बिहेवियर्स में और उनकी सोच में और शऊर में तब्दीली नहीं आए, उनकी माशी हालत के अंदर भी तब्दीली आए। तो उस एजुकेशन पे फोकस करना होगा। उस एजुकेशन पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, हमारी प्रोडक्ट हमारे बच्चे हैं, हमारी यूथ है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान 20 साल बाद कैसा होगा, तो मैं कहता हूँ कि चलो मेरे साथ, स्कूलों में चलो, कॉलेज में चलो, यूनिवर्सिटीज़ में चलो, ऐसा होगा पाकिस्तान। अगर ये बच्चे आज नकल कर रहे हैं ना, तो ये भी 20 साल बाद यही हो रहा होगा पाकिस्तान में। आज इनसे तुम नकल करवा रहे हो मैट्रिक इंटर के इम्तहानों के अंदर, कल जब ये किसी कुर्सी पर बैठेंगे तो वहाँ पर फिर उसी तरह करप्शन कर रहे होंगे। तो ये ऐसा पाकिस्तान होगा। तो एजुकेशन निज़ाम का निज़ाम जब तक इस पर एक एमरजेंसी नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी और पांचवी वो बात है कि जब वो मसला आता है किसी के घर में, तो उसका घर का सामान बिक जाता है, वो कर्ज़ों के नीचे आ जाता है, वो बुरी हालत में फंस जाता है। वो 2 निज़ाम ऐसे हैं। एक है सेहत का निज़ाम कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक बेहतर हुआ है। कराची की अगर हम बात करें, हमारा NICVT बेहतर है, SIUT है, जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, फिर जो हमारे NGOs के हॉस्पिटल्स हैं, इंडस हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। इस तरह बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। हमारे जो डायलिसिस सेंटर मुख्तलिफ जो खुल रहे हैं, जहाँ पे थैलीसीमिया पे काम हो रहा है। कार्ड है वो काम नहीं करता है। सेहत कार्ड जो है सर, वो उस पर बड़ी डिबेट है, क्योंकि सेहत कार्ड का ताल्लुक यही है कि उसको आप फिर एक प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं सेहत कार्ड देकर जो है, क्योंकि आपने कार्ड दे दिया कि आप जाओ कहीं से भी 10 लाख तक का इलाज करा लो,
तो फिर वही बात हो गई कि अब मसलन हल वो है कि जो मैं समझता हूँ शायद अगर इसमें मैं सेहत कार्ड के मुकाबले में सिंध गवर्नमेंट का हम बड़ी तनकीद करते हैं वैसे तो सिंध गवर्नमेंट पे जब अपने टीवी शोज़ में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये निज़ाम शायद बेहतर है, सिंध गवर्नमेंट का जो निज़ाम है बेहतर है। लेकिन क्या है प्रॉब्लम इधर क्या आ रही है कि तादाद कम है, यानी फैसिलिटीज़ कम है, लोग ज़्यादा हैं, वही आबादी का मसला आ गया ना। इसीलिए तो सेहत कार्ड में कह रहा हूँ कि सेहत कार्ड में आपने बजाय से कि आप अपना हॉस्पिटल बनाएं चलाएं, जो बना के चला रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसके पैसे दे दें। सर पैसे दे दें, खाली मसला ये है ना कि खाली पैसे देने से काम नहीं चलेगा। बात ये है कि एक इलाज ही नहीं है पाकिस्तान में, कहाँ से करवाएगा वो सेहत कार्ड घूमता ले देके घूमता रहेगा, वो इलाज ही नहीं मिलेगा उसे। मतलब आपने क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को पाबंद किया है कि लोगों को इंडिया ना जाना पड़े, लोगों को अमेरिका ना जाना पड़े, लोगों को यूरोप ना जाना पड़े। अच्छा, फिर उसके अंदर जो है कोई रेगुलेशन है, एक हॉस्पिटल के अंदर एक इलाज जो है वो हो रहा है 2 लाख में, एक जगह हो रहा है 6 लाख में। अच्छा, टेस्ट पर कोई रेगुलेशन है, एक टेस्ट आप एक जगह से करवा रहे हैं वो 200 रुपये में हो रहा है, दूसरी जगह 1000 रुपये में हो रहा है, तीसरी जगह वो 3000 रुपये में हो रहा है। तो कोई आपने कोई रेगुलेशन नहीं बनाया, और वो बड़ा मुश्किल काम है प्राइवेट हॉस्पिटल को रेगुलेट करना, क्योंकि हर हॉस्पिटल बोलेगा यार मैंने तो एक वो वाला उस हॉस्पिटल से मुझे कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ एक AC लगा हुआ है, मेरे वहाँ 50 AC लगे हुए हैं, कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो अब जो रियासत का जो काम है, देखिए हम कोई अछूते काम नहीं कर रहे हैं, मसद हम कोई मसद ये कोई पाकिस्तान कोई दुनिया से कटके नहीं है। आप सीधा सीधा देख लें यार कि मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने किस तरह से आगे बढ़े, उन्होंने क्या काम किया, तो आप उसको उसमें आगे बढ़ें, ठीक है। और उसमें सिंध गवर्नमेंट का काम मुझे बहुत पसंद आया। अमेरिका में भी इलाज कराना बड़ा मुश्किल है, आप अमेरिका बहुत गए, आपको अंदाज़ा है, बिल्कुल वहाँ पे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान में पूरे साल में लोग जो हैं $1100 कमाते हैं, यानी एक महीने का $100 भी नहीं कमाता एक आदमी। ये पर कैपिटल इनकम का हाल है, इसी वजह से हमारा पासपोर्ट इतना पीछे दुनिया में। जबकि अमेरिका में पर मंथ जो है $3000 जो है पर बंदा जो है कमा रहा है, तो इसलिए उसकी जो जॉब है वो उसके अंदर वो इंश्योरेंस का फैक्टर आ जाता है, टैक्स का फैक्टर आ जाता है, तो वो खुद आदमी कमा के हुकूमत को देता है और उसमें भी सारी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अर्निंग नहीं है, तो वो उस तरह से ना तो इंश्योरेंस वो दे सकता है, ना वो टैक्स दे सकता है उतना, तो उसमें गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होगा। तो हेल्थ एक बड़ा सब्जेक्ट है, यकीनी तौर पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। और आखिरी जो 5वां सब्जेक्ट है इस जदीद पाकिस्तान सोशल रिफॉर्म का, वो हमारा अदालती निज़ाम है पूरा। जैसे मैंने कहा था ना कि 2 चीज़ें ऐसी में सब कुछ बिक जाता है, यानी हमारे अदालती निज़ाम में सबसे पहले तो आपका अपना वकील आपको लूटता है, ऐसा डराएगा आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो इतने पैसे लिया शाम तक, और शाम तक नहीं लाए ना तो कल तक लेट हो जाओगे। वो बेचारा सब कुछ कर आ गया, अपने ही वकील को दे रहा होगा, वकील भी उसमें 10% आगे लगा रहा होगा, 90%। अच्छा, ये जो वकील हैं ये निज़ाम को और ख़राब कर रहे होते हैं। बहुत करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, ये तो फाइल आगे बढ़ेगी नहीं जब तक मैं 25,000 रुपये नहीं दूंगा, और पता चला वहाँ देने उसे 2,000 रुपये होते हैं, 23,000 रुपये अपनी जेब में रख रहा होता है, लेकिन निज़ाम को फिर वो ख़राब कर देता है। तो ये बड़ा अजीब सिस्टम है। और फिर निज़ाम भी ज़ाहिर बात है मौका देता है, अगर ये लगा दिया जाए लिख के जनाब ये 2,000 भी नहीं लिए जाएंगे, तो वो किस मुंह से वकील बोलेगा अपने बंदे को। तो ये पूरा जो निज़ाम है, और देखें ये एक अदालती निज़ाम पाकिस्तान का, थानों का निज़ाम, इसका दर्द वही महसूस कर सकता है जिसका कोई प्यारा गया उधर। मैं आप यकीन जाने तकरीरों से कोई शख्स कितना बोलता रहे, ये उसका दर्द महसूस नहीं कर सकता। इसका दर्द वही महसूस कर सकता है जिसका कोई प्यारा अंदर है, इसके अलावा अदरवाइज एक आम आदमी उसका दर्द महसूस नहीं करता। और मैं तो पाकिस्तान में रहते लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि यहाँ ना कोई बीमार पड़े, ना किसी को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़े, और ना कोई इस अदालती निज़ाम के अंदर और इस थाने के निज़ाम में पड़े। अगर आप ये 2 चीज़ों से बचे हुए ना, आप पाकिस्तान में खुशनसीब तरीन इंसान है। बाकी चीज़ें छोड़ें, रोज़गार बड़ी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन अगर इन 2 चीज़ों से आप बच गए, अपने पैरों पे खड़े हुए, सेहतमंद हैं, और आप किसी अदालत से और थाने से बचे हुए, इससे बड़ा खुशकिस्मत आदमी हो नहीं सकता पाकिस्तान में। तो सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम ये जो सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि यार हुकूमतें किसी की भी आती रहे, वज़ीर आला कोई भी बनता रहे। यानी हमें भी बहुत से लोग बोलते हैं आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, हमें भी लोग कहते हैं कि यार आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं अपनी। मैं ये कहता हूँ यार मैं क्यों इमरान खान की तरह 22 साल मेहनत करके अपने MNA MPA बनाऊँ, मैं आज जो MNA MPA उसको क्यों ना अपना समझूँ, वो जैसे भी आए, कैसे किस तरह भी आए। मुझे कोई शौक़ नहीं है लोगों को टाइटल लगाने का कि मैं लोगों को MNA MPA बना दूं, सेनेटर बना दूं, मुझे खुद कोई ओहदा मिल जाए, ज़रूरत नहीं है। हम अपना एक ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट करें, और सिविल सोसाइटी का ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट करें कि जो भी वज़ीर आज़म हो, जो भी वज़ीर आला हो, उसे करना यही हो जो आप ये बात जो कह रहे हैं। तो अब आज सिविल सोसाइटी की कोई सोच ही नहीं है, आज लोग सोच ही नहीं रहे। मैंने पिछले दिनों जब एजुकेशन मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, अभी कोई 10-15 दिन हुए हैं, आप देखिएगा सिंध के सरदार अली शाह का, मैंने उनसे पूछा यार आप ये क्या ख्वाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? आप बोल सकते हैं खाली
अमेरिका में तो हर बच्चा इलाके के लिहाज से सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, दोपहर का खाना भी उसे मिल रहा है, जो ट्रांसपोर्ट भी फ्री है उसकी वहाँ पे स्कूल से। आप ये क्या ख्वाब दे सकते हैं? क्योंकि जो महंगाई की आप बात करते हैं उसमें आप अगर किसी घर का बजट निकालें ना सर आप, तो आप उसमें सबसे बड़ा खर्चा उस घर का एजुकेशन का हो रहा होगा। अगर 3 से 4 बच्चे हैं तो चाहे वो स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। दूसरा उसका जो खर्चा हो रहा होगा ट्रांसपोर्ट पे हो रहा होगा। अगर 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, अब एक बेटा तो चले मोटरसाइकिल पे जा रहा है जान हथेली में लेके, ठीक है ना, माँ दुआ करती है जिंदा सलामत आ जाए। बाकी लोग अगर करीम यूज़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप एक दिन का उनका बजट बनाएं कि अब्बा उन्हें कितने पैसे देंगे, ठीक है, 400-500 रुपये जाने के, 500 रुपये आने के, 3,000 रुपये पर डे, 4,000 रुपये तो ट्रांसपोर्ट ही होगा। क्योंकि अब वो जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, कराची की बात करें तो वाहिद बदनसीब शहर है दुनिया के 20 बड़े शहरों के अंदर जहाँ पे मास ट्रांजिट नहीं है। दुनिया के 20 बड़े शहर जो हैं उन सब में मास ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है, आबादी के लिहाज से जो शहर हैं, तो कराची में नहीं है। ये बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है यहाँ। वरना लोकल ट्रेन में लोग जाएं, लेकिन आज वाइट शर्ट पहन के टाई लगा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा ही नहीं सकता बंदा। तो ये चीज़ें हैं रेहान भाई। अब उस पर आ जाते हैं थोड़ा सा मेड इन पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, मेड इन पाकिस्तान की जो कैंपेन स्टार्ट की है, मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग अपनी वीडियोस बना के हमें भेजें। हमारे जो यूथ पार्लियामेंट का नंबर है 0333559765, 0333559765, इस पर अपना वीडियोस बना के भेजें। आपके जहन में क्या है मेड इन पाकिस्तान के हवाले से? मेरा मानना ये है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरिट की बुनियाद पे सेल होनी चाहिए। मैं कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कहता कि जनाब मिसाल के तौर पे एक शैम्पू है, मैं कैसे उसको ले सकता हूँ जिससे मेरे बाल ही उड़ जाएं। आप मेड इन पाकिस्तान यार पेट्रियोटिज्म के अंदर पर मैं वो शैम्पू ले लूँ और उसका लगाऊँ तो पता चला आधे बाल निकल गए। तो भाई ऐसा पेट्रियोटिज्म नहीं देना लोगों को। ये देखें ना। अच्छा, ये तो मुझे मेरे भी अब जा रहे हैं सर, मैं जहाँ शिफ्ट हुआ वहाँ खारा पानी है 2 साल से, तो दोरा जी में काश के पानी आ जाए तो खारे पानी की वजह से मेरे भी बाल उड़ रहे हैं, वरना मुझे अपने बालों पे बड़ा नाज था। तो अब आप मेरिट पे दें शैम्पू भाई, है। आप जब तक शैम्पू मेरिट पे नहीं देंगे तो आप जो है वो ये बिलावजह का नारा लगा नहीं सकते मेड इन पाकिस्तान का। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए हुकूमत कि हुकूमत जो है वो इंडस्ट्रियल जोन जो क्रिएट करे, उस इंडस्ट्रियल जोन में बुनियादी सहूलतें होनी चाहिए। जो मौजूदा इंडस्ट्रियल जोन है उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। वहाँ पे सड़कें बनानी, साइट का हाल जाके देखें, सबसे बड़ा पाकिस्तान का और सबसे कदीम और पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्रियल जोन है। आप वहाँ पे आप ऐसा लगता है किसी पहाड़ों पर आ गए, ये हाल है। मैंने कई बार वहाँ की सड़कों पे जाके टीवी शोज़ किए अपने कि भाई सही करो, कुछ सड़कें ठीक हुई हैं लेकिन मेजॉरिटी वही हाल है। वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, वही लोकल गवर्नमेंट की जो बात हो गई है। वहाँ पे पानी हर फैक्ट्री को मिल रहा हो, वहाँ पे बिजली हर फैक्ट्री को मिल रही हो, वहाँ पे गैस मिल रही हो। तो पानी, बिजली, गैस और लोकल गवर्नमेंट की चीज़ें ये बुनियाद हैं किसी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। फिर आपने लैंड जो है देनी है इंडस्ट्रियल एरिया में। और जो नए लोग जो अब आ रहे हैं, जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्टार्टअप की तरफ जो काम कर रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जो फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, उनको हुकूमत जो फैसिलिटेट करे। तो जिसकी एक फैक्ट्री है वहाँ वो 10 फैक्ट्रियाँ लगेंगी। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारा जो इंजीनियर्स हैं, हमारे टेक्नोलॉजी से वाबस्ता लोग हैं, हमारे वो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो हमारी क्रीम है पाकिस्तान की, वो मजबूर हो जाती है बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है वैसा। ना उनको वो पैसे मिल रहे हैं, ना उनको वो जॉब्स मिल रही हैं, ना वो इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है। हर शख्स के हाथ में 2-2 मोबाइल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ 1-2 कंपनीज अब असेंबल करना शुरू किया है, लेकिन हम कुछ तख्लीक नहीं कर रहे, हम कुछ बना नहीं रहे। तो टेक्नोलॉजी कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। पहले था कि जनाब 100 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। आज टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर वो काम जो पहले 20 साल में होता था, आज जो 1 साल में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है बल्कि। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो जब आप फैसिलिटेट करेंगे तो इस पर आप अपने, जैसे मैं अपना ख्याल बयान कर रहा हूँ मेड इन पाकिस्तान के हवाले से, इस तरह आप बयान करें। अच्छा, अब इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कुछ आते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंपोर्ट जो हो रही है वो 75 बिलियन की हो रही है, एक्सपोर्ट 30 बिलियन की हो रही है। तो 45 बिलियन का ये गैप है, और यही वो गैप है जिसकी वजह से हमें जो है वो कशकोल लेके दुनिया में घूमना पड़ता है, और हमें IMF के पास जाना पड़ता है, दुनिया से कर्जे मांगने पड़ते हैं। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान के पास 2 महीने से ज़्यादा तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते, चीज़ें चलाने के लिए पैसे नहीं होते। अच्छा, अब ये वजह क्या है, ये क्यों है सूरत हाल ऐसी? इस वजह से कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी, जो पूरी मईशत है, वो सिर्फ 20% खड़ी हुई है पाकिस्तान के प्रोडक्शन के ऊपर। उसमें नहीं, उस मईशत का जो अमाउंट है उसमें 20% जो है वो इंडस्ट्री से आ रहा है। 20% जो है पाकिस्तान एक ज़राअत से आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ज़राअत से तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन 20% आ रहा है।
तो 20% ज़राअत से, 20% जो है वो प्रोडक्शन से, और बाकी 60% जो बचा वो सिर्फ सर्विसेज से जो मईशत के अंदर आ रहा है। अब सर्विसेज जो है उनमें यानी बस माल आ रहा है, एक हाथ से आ रहा है, दूसरी आगे जा रहा है, और सेल और हो रहा है और परचेज हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा ताल्लुक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का है कि हम बाहर से बस चीज़ें मंगा रहे हैं, चाहे चाइना से मंगा रहे हैं या कहीं से भी मंगा रहे हैं, और हम बेच रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री बने हुए। तो जब तक ये दोनों चीज़ें, इवन ज़राअत भी हमारा बुनियाद है, लेकिन ज़राअत का प्रॉब्लम वही है कि उसमें भी सोचना होगा कि अगर हम एक पानी का एक क्राइसिस है और हम चाहते हैं, आज भी चाहें कि इतना हमारा पानी ज़्यादा हो चावल बनाने के लिए, आज भी हमारा वो नहरी निज़ाम जिसमें हमें बड़ा फ़ख्र था, वो 70% डूब चुका है नहरी निज़ाम। उसमें इतना पानी, इतनी रेत आ गई है कि 30%, बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो मुझे पता चला कि वो 5% पे चल रहा है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम अपना इतना कीमती पानी और इतनी कीमती ज़मीनें जो है उसको लगा रहे हैं। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर वो काम है जो कि रेहान अल्लाह वाला साहब कर रहे हैं। हम जब तक उस तरफ नहीं आएंगे, हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आएंगे, जो हम जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि अपने लोगों को हम अपनी जो असल प्रोडक्ट इंसान है हमारे, उनको इस तरफ लेके नहीं आएंगे, तो हम वो पूरा समराज के दौर में हासिल कर नहीं सकते जो हमें करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जितने अच्छे तरीके से आज समझाया, मुझे तो बहुत मज़ा आया समझने में भी और बताने में भी। लेकिन इन सारी चीज़ के अंदर ज़्यादातर चीज़ें वो हैं कि काश पानी खारा ख़त्म हो जाए, सादा पानी आ जाए, काश प्राइम मिनिस्टर ये कर ले, काश ये हो जाए, या कोई मौका मिले तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो और लोग जमा हो तो करें। इसमें इन सब को मैंने भी सोचा है बहुत साल से। क्या एक मुल्क है जिसका नाम है सिंगापुर, ना उसके पास पानी है, ना उसके पास ज़मीन है, ना उसके पास इंडस्ट्री है, ना उसके पास एग्रीकल्चर, कुछ भी नहीं है। वो हर चीज़, यानी अगर मैं वहाँ पे जाके पपीता भी खाता हूँ तो इम्पोर्टेड होता है, पानी भी पीता हूँ तो इम्पोर्टेड, कुछ भी नहीं है उस बेचारों के पास। लेकिन वो दुनिया का 10वां अमीर तरीन मुल्क है। उसके पास एक आदमी है, इंसान है, जिस तरह यहाँ पे इंसान है इस तरह उनके पास भी इंसान है। वहाँ पे पर कैपिटा है $55,000 साल। इसी वजह से उनका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1 होता है। और हमारा जो पर कैपिटा है वो है $1,200। तो पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इंटर पास नौजवान हैं, बहुत मिलियंस में होंगे। मेरे पास काश का भी एग्जैक्ट नंबर होता, आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करूँगा, अगर आप में से कोई गूगल करके हमें बता दे कि कितने हैं। तो उनको अगर हम $1,000 महीने पे ले जाएं, जो कि हम 6 महीने से 1 साल में ले जा सकते हैं, और अगर हम 1 मिलियन लोगों को $1,000 पे ले जाएं, जो कि हम साल में लेके जा सकते हैं, तो हमारे $12 बिलियन साल के बनते हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई रोड नहीं बना, कोई बिजली का खर्च कुछ नहीं ऐड करना, यानी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं। गवर्नमेंट क्योंकि अपनी मर्जी से चल रही है, हमें लग रहा है कि पता नहीं किस तरह चल रही है, लेकिन वो स्लो चल रही है। तो सिटीजन क्योंकि वो मिलना भी नहीं चाहता, तो ये इंडिविजुअल, मैंने कहीं बहुत साल पुरानी बात है कि पाकिस्तान स्क्वॉश में अच्छा होता है हमेशा, क्योंकि इंडिविजुअल का गेम होता है, और हॉकी में पीछे हो जाता है क्योंकि टीम का गेम होता है। क्या बात, अच्छी तो बात। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग पाकिस्तानी टीम प्लेयर नहीं है। हम मिल के काम करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम स्क्वॉश में अच्छे हो जाएं, हम क्यों क्रिकेट में और उसमें अच्छा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ में अच्छे हैं उसको क्यों ना और अच्छा कर लें कि वो हमें 22 साल तक कोई हरा ही ना सके। तो मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि हमें इंडिविजुअल को ताकतवर बनाना चाहिए, और उस इंडिविजुअल को ताकतवर बनाने के लिए इस वक्त जो पहले मैं एंटरप्रेन्योरशिप का बात करता था, स्टार्टअप का कहता, मैंने उसका जिक्र भी छोड़ दिया है, इसलिए कि उससे भी अच्छी चीज़ अब मिल गई है मुझको, वो है फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कमाई, जिसके अंदर बच्चा नौजवान 3 महीने से 1 साल के अंदर अंदर $1,000 महीने तक कमाने लगता है। अगर हम इमरजेंसी लगा के 10 मिलियन नौजवानों से $1,000, सिर्फ $1,000 कमाना शुरू करवाते हैं, जो कि 10 मिलियन तो आराम से मौजूद है, कोई 220 मिलियन में कोई नहीं, तो $120 बिलियन ईयर ऐड हो जाता है। ना इंडस्ट्री से हो सकता है, ना एग्रीकल्चर से हो सकता है, किसी चीज़ से नहीं हो सकता। और जो आपका $75 बिलियन का आपकी इंपोर्ट थी, वो ठक करके $50 बिलियन आपके पास एक्स्ट्रा हो गया। आर्मी का बजट भी बढ़ाएं, कम्युनिकेशन का बजट भी बढ़ाएं, रोड्स का बजट भी बढ़ाएं, पैसे आना शुरू हो गए ना, डॉलर आना शुरू हो गया। अब आपको ये चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है कि यार ये इंपोर्ट कैसे होगी या बजट को कैसे बैलेंस करेंगे। इसलिए ज़ाती तौर पर मैं इसके पीछे जान लगे बैठ गया हूँ कि यार इस वक्त हमें सब
पेन बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे इमरजेंसी रूम में जाते हैं ना, उस वक्त सिर्फ खून बहना रोकना होता है, क्योंकि अगर खून नहीं निकल गया तो बंदा मर जाएगा। उसको खांसी है बाद में ट्रीट करेंगे, उसको यहाँ पे आंखें लाल हो रही बाद में देखेंगे, लेकिन पहले उसका खून जो गोली लगी है बहुत अच्छा आइडिया, नो डाउट, एक्सीलेंट, उसको रोक दें। अगर हम इसको 20 मिलियन को सिर्फ पढ़ा दें, यानी सिर्फ 10% पाकिस्तान जो कि अभी स्कूल जाता है, 1 मिलियन तो सिर्फ टीचर हैं, तो हम $240 बिलियन साल का ऐड करना शुरू कर जाते हैं। अच्छा, और अगेन मैं बार बार इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इंटरनेट हर जगह मौजूद है, स्मार्टफोन हर जगह मौजूद है, क्या कहते हैं, फाइबर हर जगह चल रहा है, हिशाम सर्वर की ट्रेनिंग हर जगह मौजूद है, और पैसे बैंक्स मौजूद हैं, पेमेंट आ रही है, सब कुछ बना हुआ है सिवाय विल के कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब सुबह शाम दोपहर रात ये ऐलान करना शुरू करते, बेटा आप $1000 कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, बेटा आप जरा जाए ना डिजी स्किल पे जाके कोर्स कर लें, बेटा जाए ना यूट्यूब पे जाके आप हिशाम सर्वर को करें, आपको मैं आपके साथ हूँ, हमने सब ने मिलकर एक साल के एंड में $120 बिलियन कमाना है, शहबाज शरीफ साहब अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और कोई तरीका मुझे तो जाहिर तौर पे नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आगाही करनी है, और आगाही भी सबने नहीं करनी है, सिर्फ चंद लोग, जैसे अगर रिजवान जाफर अपने हिस्से का दिया जलाए, मैं अपने हिस्से ला रहा हूँ, हम अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करके अपने वज़ीर आज़म, जैसे कल बता रहे थे कि आप गिलानी साहब आपकी फ़ोन कॉल उठा रहे थे, तो गिलानी साहब सुबह दोपहर शाम रात बोलना शुरू कर दें तो PPP के नंबर भी ऊपर जाएंगे और सबके जाएंगे। मैं 3 दिन पहले 1 हफ्ते पहले मिला जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी से, उनसे मैंने यही जिक्र किया कि आपके पास लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, जमात इस्लामी के पास बहुत बच्चे हैं, वोट ना देते हों लेकिन बात मान लेते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं? उन्होंने कहा सिर्फ 25% शायद हों। मैंने कहा अच्छा कितने ऐसे होंगे जो लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हों? तो उन्होंने कहा मैं एक को भी नहीं जानता जो कमाता हो पर्सनली, शायद कमाते हो लेकिन मैं नहीं जानता कि फ्रीलांसिंग से कमाता हूँ। मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें तो हम एक खाना करते हैं और मैं आपको 10 लोग ऐसे मिलवाता हूँ जो घर में बैठ के पिछले 1 साल में 1 लाख रुपए महीने तक पहुँच गए। मैंने कहा जी बड़ा अच्छा हो जाएगा। हमने खाना रखा, मैंने 25 लोग मिलवा दिए उनको और उस टेबल के ऊपर जो इनकम थी वो $24,000 का पर कैपिटा था, नॉट $1,200 का पर कैपिटा था। उसके बाद उसी दिन मैं सिराजुल हक साहब के पास गया, उनसे मुलाकात करी, उनको भी यही आइडिया पेश किया और यही मैं अच्छा उन्होंने कोई ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं दिया, जबकि जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमीरुल हसन साहब उन्होंने कहा हमारी जितने इदारे हैं वहाँ ट्रेनिंग करवाना शुरू करा दें, तो हमने उनकी पार्टनरशिप शुरू करा दी। और मुझे ये मैंने सिराजुल हक साहब की एक पोस्ट बनाई कि जी जो जमात इस्लामी का बंदा है मुझे मैसेज करे, मैं $1 लाख महीना आपको सिखवा देता हूँ और उसके बाद आप जब कमाने लगे तो आप सिराज भाई को जाके बताइएगा कि जी मैं कमा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसके चर्चा करें ना। तो मुझे हज़ारों मैसेजेस आए, मैंने हज़ारों को जवाब दिया, उनको कोर्स दिया, चलो बेटा शुरू हो जाओ, ठीक है। अब अगर यही काम PPP करे, यही काम फजल रहमान साहब करें, यही काम मतलब प्राइम मिनिस्टर ना भी करता है, अगर कर दे तो क्या बात है। अच्छा, इसमें मेरा आपसे सवाल ये है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको मुझे ऑडिट करें कि ये कैसे होता है। हाँ नहीं इसको करते हैं, हम आपके साथ मिलके करते हैं सर, बहुत अच्छा आइडिया, इसमें कोई शक नहीं है। यानी यूथ पार्लियामेंट का कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जो $1,000 से कम कमाता हो। अगर तुम ये पिच करना शुरू करते हो अपने यूथ को जो कि एक कॉल पे बाहर खड़े हो जाएंगे आके, तो सबसे पहले नोट तो कमा लो ना बेटा, क्यों नहीं कमाते हो? बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे अक्सर ऐसा हुआ है कि ये हमने जब कहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या डिफरेंट यूथ गैदरिंग्स में, उसके बावजूद मुझे पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि जो रिएक्शन आना चाहिए या रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आया। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वजह है? यानी आप इतनी अच्छी ऑफर दे रहे हो उसको, मैं आपको बताता हूँ वजह, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है इस बात को, उसकी क्या रीज़न है? टू गुड टू बी ट्रू। अगर मैं आपसे कहूँ रिजवान कल आ जाना मेरे दफ्तर, इंटरव्यू करेंगे, गिफ्ट में 1 करोड़ दे दूंगा, टू गुड टू बी ट्रू। आप मुझ पर मोहब्बत करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, 15 साल से जानते हैं, फिर भी नहीं मानेंगे कि मैं आपको करोड़ा गिफ्ट में दे सकता हूँ, मानेंगे? नहीं, मैं तो मान लूंगा लेकिन चांसेस यही हैं कि तो टू गुड टू बी ट्रू। मैं जब भी फेसबुक पे ऑफर लगाता हूँ कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें $10,000 कमाना महीने का सिखाता हूँ, तो मेरे पास अब फेसबुक पे 12 मिलियन लोग हो गए, ठीक है, 100 लोग आते हैं। और जब भी मैं बोलता हूँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें $100 महीना कमाना सिखाता हूँ, एक पोस्ट पे 3,000 लोग आते हैं।
तो वो उनको रिसेप्टिवनेस नहीं है कि अच्छा 18,000 चलो यार ये तो मैंने देखा है होता जाता है, ये तो करे ना, फारिग बैठे में। लेकिन उनको मैं जैसे ही बोलता हूँ कि तुम 20 लाख रुपए का महीना कमा सकते हो, तो वो कहते हैं भाई ये एक और सठियावा आ गया, कोई ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको वजह बताऊं, और मैं आपसे चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा सा हम टाइम बस 10 मिनट और ले लें अगर आपकी इजाज़त हो। वो ये कि सिलिकॉन वैली जिसको हम सब कॉपी करते हैं, वहाँ पर अगर आप $1,20,000 साल का कमाते हो, यानी 2,40,00,000 रुपए आज के रेट के हिसाब से कमाते हो, तो आप गरीब कंसिडर किए जाते हैं। और गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो आपको सब्सिडाइज्ड हाउसिंग देती है कि ये गरीब बच्चा है, इसके लिए कोई सस्ता घर दे दो, ठीक है। इतना महंगा मुल्क है। उस मुल्क में हम होते अभी, और उस शहर में हम होते अभी, और यही काम कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर यही, मोबाइल यही, लाइट यही, कमरा यही, इंसान वही, लेकिन हमारी आमदनी बढ़ जाती। तो ये नॉर्मल रेट है। प्रॉब्लम ये कि हम कभी वहां जाके किसी से मिले नहीं है, हाथ लगा के नहीं देखा, अच्छा तुम $2 लाख कमाते हो महीने साल का, सीरियसली ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो यकीन ही नहीं आएगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो चैलेंज मुझे मेरे समझ में आया है वो दो हैं। एक है अवेयरनेस, किसी ने उनके कान में बात भी नहीं डाली तो सुना ही नहीं। दूसरी बिलीफ, ना लेफ्ट पे ना राइट पे ना सामने ना पीछे किसी ने अभी तक नहीं कमाए कि $1 लाख महीना या $2 लाख महीना। तो कहते हैं भाई ये बहुत मुश्किल है, हो सकता होगा, हमारे लिए नहीं है। तो वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर टू डिफिकल्ट टू चेंज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि हर शख्स जो है वो कंप्यूटर फ्रेंडली या सॉफ्टवेयर फ्रेंडली नहीं होता इसमें ना। मतलब वो सोचता है कि यार मैं तो भाई इंजीनियर बनना है, मैं क्यों जाऊँ इस तरफ, अब मैं आपको मैंने क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट बनना है, मैं क्यों जाऊँ इस तरफ, मैंने डॉक्टर बनना है, मैं क्यों इधर जाऊँ। मतलब बेहतरीन सवाल, हाँ, जवाब दूं जी। हमने एक स्कूल बनाया है अभी, उस स्कूल के अंदर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं सिर्फ। उन बच्चों ने कभी जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चलाया है। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि आपको हम 50,000 रुपये महीने पे लेके जाएंगे एक साल में, कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। और साथ साथ हम आपको क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, सोलर का एक्सपर्ट, फलाना एक्सपर्ट, हर बच्चे को हर चीज़ का नहीं, एक बच्चे को कहेंगे आप इसके एक्सपर्ट बनोगे, बनोगे, और वो बना रहे हैं। और उनको आमदनी ठीक कर रहे हैं, यानी किचन मनी पहले आ जाए, फिर तो अपना शौक पूरा कर लेना। तो हम उनको बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर, एक नाम है उसका नाम है कैनवा, वो कैनवा सिखाते हैं। नहीं वो ठीक है, वो तो आप और उससे आमदनी लेके चल रहे हैं ना। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जो लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे, उनको भी ये नहीं आता ना कि बेचा नहीं उन्होंने कभी। उन्होंने कभी एक $5 भी ऑनलाइन नहीं कमाया, बल्कि जिंदगी में नहीं कमाया, क्योंकि बाप के पैसों से जाके पढ़ रहे हैं। तो वो अगर जब $100 कमा लेंगे ना, खून लग जाएगा ना जबान को, देयर इज नो बेस्ट मोटिवेशन देन सक्सेस। जिस दिन वो पहला $5 कमाएगा ना, वो छलांगे लगा रहा होगा। कल मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया है, मैं आपको दावत दूंगा, आप उसको टीवी बुलाएं। 15 लाख रुपए महीना कमाता है, 15 साल का है, ठीक है। उसने, मैंने पूछा ये सवाल, मैंने कहा बेटा जब पहले $5 आए थे, उसके अब्बा से पूछा तो कैसा महसूस कर रहे थे? कहते हैं ये सो नहीं सका उस रात जिस दिन इसने $5 कमाए। और अब 15 लाख कमाता है, कोई आराम से सोता है, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि वो जो पहली एक्साइटमेंट क्या करता है 15% क्या उसकी, क्या वो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, ये जो मैंने आपको बताया कि वो डिजाइनिंग करता है, और डिजाइनिंग कर करके वो इंटरनेट पे बेचता है। उसने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ, एक कोई सॉफ्टवेयर नहीं, अकेले की बात है, अकेला कमाता है। अगर वो टीम बना ले तो और इनकम बढ़ा लेगा। अभी हम बिल्कुल बेसिक की बात करें, और उसी मॉडल को मैं कॉपी करके पूरे स्कूल में सिखाने जा रहा हूँ कि हम कुछ भी ना करें, हम ज्यादा अंग्रेजी ना करें, ज्यादा मुश्किल ना करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना बनाए जिंदगी को। पहले तुम बेटा $100 तो कमा लो, जब 100 कमा लोगे तो मैं तुम्हें 200 कमाना सिखा दूंगा, 200 कमा लोगे तो 300 कमाना सिखा दूंगा। तो मैंने क्लासें बना दी फेसबुक के ऊपर, $100 की क्लास है, $200 की क्लास है, $300 की क्लास है, $500, जो जिस क्लास में, जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 है, इस तरह मैंने डॉलर की क्लासें बना दी। तुम कुछ नहीं कमाते, चलो $100 कमा लो, $100 कमा लो, अच्छा अब 200 पे आ जाओ, 200 पे आओगे, अब 300 पे आ जाओ। तो हम इनको एक साल में लाख रुपए पे लेके जा सकते हैं, और ये कोई आसान मुश्किल काम नहीं है, और बहुत आराम से ये हो सकता है। शर्त नंबर 1 यही है कि आप छोटा काम करने को तैयार हो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि सब फर्स्ट आना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, और उसके पीछे जो मेहनत करनी होती है, यानी आपको एक अगर रेस जीतनी है, सिर्फ 1 मील की रेस है, उसमें 1 सेकंड से गेम चेंज हो जाता है। वो 1 सेकंड बढ़ाने के लिए आपको जो मेहनत करनी होती है 4 साल की करनी होती है। तो फर्स्ट में और सेकंड में 1 सेकंड का फर्क होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बड़ी होती है। लेकिन सिंपल है रेस लड़नी,
और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें अच्छा, छोटी इसमें छोटी। मैं इस नतीजे पे भी पहुंचा हूँ आपकी इस बात पे कि बुनियादी तौर पे आप क्या समझते हैं कि इसमें हमें ज़्यादा रोल मॉडल सामने लाने की ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि वजह ये है ना कि एक बच्चा जब एक ख्वाब बना रहा होता है ना, मैंने क्या करना है, जब उसने ये सोचा ही नहीं कि जनाब मैं ये भी कर सकता हूँ, तो वो उस तरफ जाएगा नहीं, चाहे वो कितने भी आप पैसों की उससे बात कर ले। खाली पैसे ही सब कुछ नहीं है ना, मतलब उसकी एक सोच भी तो बने ना, फिर उसका घर के अंदर उसके कंप्यूटर हो, उसका थोड़ा एप्टीट्यूड बने, जनाब थोड़ा सा वो एक्सपर्ट हो, चीज़ें करे। तो ठीक है, ये स्कूल का आइडिया अच्छा है। तो अभी आप कुछ समर कैंप भी कुछ कर रहे हैं? कुछ समर हमारे स्कूल में, क्योंकि हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा था वो फैसिलिटेट, हम टीचर नहीं, हम किसी को बोलते हैं, हम कहते हैं ये फैसिलिटेटर है। जैसे जिम में कोच होता है, इस तरह वो हमने स्कूल में कोचेस लगाए हैं, टीचर नहीं। हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है। तो हमें टीचर अपने आप को कोच कहने को या अपने आप को फैसिलिटेटर बोलने को तैयार नहीं है। तो अभी तो हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास वहाँ पर 40 लोगों की ट्रेनिंग अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है कि कोई भी आके, कोरंगी में क्योंकि तो हर एक नहीं आता, तो इस वक्त एक तारिक रोड से एक प्रिंसिपल स्कूल की जाती हैं रोज़ाना वॉलंटियर बेसिस पे, वो सीख रही हैं। एक और हैं जो मलीर से आती हैं, अपनी फैमिली को लेके रिक्शा चलाते हैं उनके मियाँ, वो आ रहे हैं। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उसी 15 लाख वाले की मुलाकात कराई कि देखें ये आपका बच्चा 18 का है जो पढ़ने आता है, और ये बच्चा 15 का है जो कमाना शुरू किया। आपका बच्चा यहाँ तक 5 साल में, 3 साल में पहुंचेगा, 1 साल में नहीं पहुंचेगा, 1 साल में आप 50,000 पे पहुंचेंगे, क्योंकि आप कभी कंप्यूटर नहीं चलाया आपने। तो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके जा सकते हैं, और ये मैं 10 साल 15 साल से कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर रिजवान जाफर अपनी नेटवर्क को इस्तेमाल करे, टीवी के ऊपर, आज टीवी पे, ABCD जिस टीवी के ऊपर हर हफ्ते या हर रोज एक रोल मॉडल लाके बिठाया जाए, बेटा आप क्या करते हैं, आप कैसे ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, तो आपके हिस्से का काम ये हो जाएगा। उसमें से कोई एपिसोड इमरान खान देखेंगे, कोई एपिसोड प्राइम मिनिस्टर देखेगा कि यार ये कमा रहा है, मिफ्ता फोन तो करो, मसला क्या है, ये क्या हो क्या रहा है, देन इट विल स्टार्ट हैपनिंग। इनफैक्ट मेरा ये बिलीफ है, मैंने मुफ्ता भाई से पर्सनली भी रिक्वेस्ट की कि देखें आपका प्राइमरी फोकस इस वक्त, जो मैंने आपको कहा, यही होना चाहिए। 1-on-1 मेरी मुलाकात नहीं हुई, जब से इतने बिजी होंगे आई एम श्योर, इस वक्त तो पूरा पंडाल उनका पेंडोरास बॉक्स खुला होगा। अगर इस पे फोकस कर लें और इमरजेंसी की तरह, कोरोना की तरह सुबह दोपहर शाम रात बोलना शुरू कर दें, मैं समझता हूँ कि हम 1 साल में अपने बच्चों को ले जाएंगे। और उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको हमें कुछ नहीं करना होगा, वो 1,000 से जंप करके 2,000, 5,000, 5,000, 10,000 डॉलर पे पहुंच जाएंगे, जैसे ये बच्चा पहुंच गया। क्योंकि इंटरनेट पे टीचर मौजूद है, और इंटरनेट की स्केलेबिलिटी ये नहीं है कि एक बिल्डिंग बनाई है, एक स्कूल, नहीं, 1 करोड़ लोग, 220 मिलियन लोग। बताओ ना कि वो जो बच्चा सीखना शुरू करता है ना इंटरनेट के ऊपर, उसको फिर बहुत बड़ी मोटिवेशन चाहिए, उसके अंदर पेशेंस लेवल चाहिए, उसके अंदर उस यानी जो एप्टीट्यूड है इसका एक सेंस चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं हालांकि अपनी चीज़ें खुद करता हूँ, सारी हैंडल करता हूँ, लेकिन बावजूद मैंने अपना स्टाफ रखा हुआ है अपने काम के। तो अब ये करते हैं कि एक प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर करें, करते हैं, और एक प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का इनेबलर में करें, और खारियां जाके तो किया है, और खारियां जाके करें, बहावलपुर जाके करें, कोयटा जाके करें। अब आपको वो माहौल में, क्योंकि उन्होंने क्या, ये जो इंक्यूबेटर, इसका मकसद क्या है, इसका है माहौल क्रिएट करना, जो आपने कहा कि यूट्यूब पे नहीं सीख पा रहा होता हो। तो अब क्या होता है कि उल्टे हाथ वाला भी कमा रहा है, सीधा हाथ वाला भी कमा रहा है, साथ वाला भी कमा रहा है। जैसे जिम है, घर में एक्सरसाइज नहीं होती, बिल्कुल, तो आप जिम चले जाते हैं, तो यार इसके भी मसल अच्छे लग रहे हैं, इसके भी मसल अच्छे लग रहे हैं, यार मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं और ज्यादा कोशिश करने लगता हूं। तो ये जो जिम है ये कहाँ मिलेगा? इस वक्त पाकिस्तान में 55 जिम तैयार हो चुके हैं, एनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स के, जहां पर कोई भी बच्चा जाके हर रोज वहां पर फ्री बैठक होती है, नो चार्ज। आप चले जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनसे बातें करें, तुम क्या कमाते हो, तुम क्या कमाते हो, तुम क्या कमाते हो। मैंने इनसे ये तक कहा है कि टी शर्टों के रंग बदल दो सबके, जो 10 लाख से वाला है उसकी लाल टी शर्ट कर दो, जो 5 लाख वाला है उसकी ब्लू कर दो, जाके तुम्हें बताया नहीं पड़ा, इसके बाद चले जाओ। ये जो है ना, ये करोड़पति है, ये लखपति है, तुम जिस पे ट्रस्ट करते हो उससे मिल लो, और उसके साथ सेल्फी लो, उससे उसको टीचर बना लो, वो तुम्हारा मेंटोर है। मैं और आप नहीं सिखा सकते, ठीक है, लेकिन इस वक्त करोड़ों लोग कमा रहे हैं दुनिया में, और लाखों लोग पाकिस्तान में, और ये अच्छे पैसे बना सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी, यानी स्काई इज द लिमिट। हाँ, इसमें तो कोई बिल्कुल कोई ना गवर्नमेंट को कुछ करना है, सिवाय इसके कि नोट गिनती रहे गवर्नमेंट।
चलो भाई आ रहे हैं पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए, बस आवाज़ लगाती रहे, पैसे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें मैं गवर्नमेंट से मैंने कई बार मुतालबा किया है। खैर इस्लामाबाद में न्यू टेक बनी भी है, नस्ब में भी अच्छा काम हो रहा है, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। किसकी? ड्रीम यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। देखो, एक यूनिवर्सिटी में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे नहीं आ सकते। सवाल है 220 मिलियन पाकिस्तान का। नहीं, लेकिन कोई हमें ऐसे कोई स्पेशलाइज तो करना पड़ेगा ना, मतलब कम से कम एक तो बने ना। मेरा ख्याल है एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबल जो कर रहे हैं, मेरा ये बिलीफ है कि आज से 5 साल के बाद सारी यूनिवर्सिटियाँ वो बन जाएंगी जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो एक्सट्रीम कॉमर्स हैं, ये सब वहाँ पे आना पड़ जाएगा, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खाली होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 90% लोग पैसों के लिए बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, इल्म के लिए नहीं पढ़ने के लिए भेजते। तो जब पैसों का प्रॉब्लम इधर से सॉल्व होगा तो वो इधर आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद इर्तिकाई अमल है, वो जो लर्निंग वाले जो शौक से लोग पढ़ते हैं वो जब आते हैं जब पेट भरा हुआ होता है। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर आप अपने आप को जब ग्रो करते हैं, जब आपका सिक्योरिटी हो, पैसे हो, उसके बाद आप अपने दिमाग को ठीक करते हैं। हमारे साथी बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी दिमागी प्रॉब्लम या माइंड की प्रॉब्लम जो है अमीरों के शश के होते थे या गोरों के शश के होते थे। अब ये खुद दूसरों को सिखाते हैं कि जी दिमाग को कैसे काबू में रखना है। जब पैसे बना लिए तो फिर दिमाग भी ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो रियान भाई शुक्रिया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपका। बुनियादी तौर पे मैं जो हमें देखने वाले उनसे भी ये कहूँगा कि हम जो बात कह रहे होते हैं ना, अक्सर कहीं किसी रोस्टम पे तकरीर कर रहे हैं, इस तरह की बैठक में है, या हम जो है वो इवन टीवी शो के अंदर भी, तो मेरा तो अपना ये होता है कि सामने वाले से ज़्यादा वो मेरे अपने लिए होता है। मैं अपना बुनियादी तौर पे जो बात कह रहा होता हूँ ना, मैं अपना कमिटमेंट जो है ना अपने आप से मज़ीद कंफर्म कर रहा होता हूँ कि यार ये मैंने करना है, मैंने खाली बोलना नहीं है। तो मैं सबसे पहले जो बोल रहा होता हूँ मैं अपने लिए बोल रहा होता हूँ, अपनी ज़ात के लिए बोल रहा होता हूँ। उसके बाद फिर वो लोगों के लिए होता है कि जो इस पर अमल करे, जो उसको जो कोई सीखना चाहे सीखे, जो आगे बढ़े। मेरा भी लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बुनियादी तौर पर, जो मैंने आज जितनी बातें कही हैं या आपसे सीखी हैं, सबसे पहले वो मैंने अपने लिए, मेरे अपने लिए, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल सही है। और सेम हियर, मैं भी इसीलिए लोगों से मुलाकात करता हूँ कि कुछ सीखने को मिलता है। कुछ अपने आप से सीखने को मिल जाता है, कुछ दूसरों से सीखने को मिल जाता है, और अपने आप को रीअफर्मेशन होती है। आज का तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी मीटिंग मेरी आपकी कभी पहले नहीं हुई। कभी नहीं, हालांकि बिल्कुल मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं बिल्कुल, और इसमें जो आपने जो आइडियाज़ दिए हैं, हमारे जो ये जिस रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उसके आपके साथ हूँ, उसमें बिल्कुल आप साथ हैं। लेट्स स्टार्ट विद यूथ पार्लियामेंट। हम हर यूथ पार्लियामेंट के बच्चे को एक रोल मॉडल बनाते हैं, ठीक है, उनको कमाना सिखाते हैं, ठीक, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आप उन सब बच्चों को कहें, रेहान अल्लाह वाला को फेसबुक पे इनबॉक्स करो, रेहान भाई मुझे 1 लाख का सामान है। आप 1 लाख को कहेंगे ना, सिर्फ 1000 मैसेज करेंगे, वो 99% फिर भी कमिटेड नहीं है। अगर आप उनको पुश कर सकते हैं और आप मेरे साथ बार बार मैं आपके साथ हूँ, आप इसको हम बार बार करते हैं। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टेलीविजन चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हाईलाइट करें, जो हीरोज़ हैं हमारे, जो कमा रहे हैं, जाके रोजाना ये सुन के सुननी हो जाए। नहीं, बिल्कुल, और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। टेलीविज़न पर भी इस वक्त आप टेलीविज़न का एयर टाइम देख लें, आपके उसमें सियासी जलसे और सियासी बातों के अलावा कुछ नहीं बचा। कुछ थोड़ा सा तो मैं सारे चैनल से कहूँगा कि एक टाइम निकालें कि जिसमें हम कुछ पॉजिटिव दे सकें, कुछ लोगों को कुछ उम्मीद भी दे सकें, कुछ ख्वाब दे सकें जो ये बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को सामने ला सकें कि जिससे जो है कोई कुछ सीख सके। वरना तो अब मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल माइनस होता जा रहा है। सोशल मीडिया खा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इसी वजह से। उसकी वजह यही है, उधर कुछ लोगों को उम्मीद नहीं मिल रही, कुछ रोशनी नहीं मिल रही कि जो मिलनी चाहिए उन्हें, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया इनक्यूबेटर है इस जगह का नाम, इसीलिए बनाया गया है कि सोशल मीडिया इज़ द नेक्स्ट मीडिया, यू आर द मीडिया। आप मीडिया हैं। अगर आपको कुछ भी सिखाना आता है, आप प्लम्बर हों, मैकेनिक हों, इंजीनियर हों, पान वाले हों, समोसे वाले हों, सबकी स्पेस बाकी है। पाकिस्तान को इन सब लोगों के टीचरों की ज़रूरत है, और जो भी सिखाएगा वो ख़ुद करोड़पति अरबपति बन जाएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट जो कि दुनिया की अमीर तरीन ऑर्गेनाइजेशन है में से एक है, तो वो 2500 वॉलमार्ट है अमेरिका के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन हमारी जितनी है तकरीबन। तो अगर अमेरिका में 2500 वॉलमार्ट की जगह है तो पाकिस्तान में 2000 वॉलमार्ट की जगह है, लेकिन एक भी नहीं खुला है। इम्तियाज़ बनने वाला है, शायद बन जाएगा, लेकिन 10-20 साल बाकी हैं। ये वो टाइम है जिसको हमने सीखना है और सिखाना है। ये मैं तो ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ, जिसको एक चीज़ मैं आपसे स्किप कर गया, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा चेंज आया जो कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट की समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाने की कोशिश फिर करता हूँ। 150 मिलियन लोग स्मार्टफोन पे आ गए।
ये वो लोग हैं जिनसे आपकी डायरेक्ट रसाई है, ये वो लोग हैं जिनको आप डायरेक्ट इश्तिहार दिखा सकते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर होना पड़ता था टीवी पे आने के लिए, अब प्राइम मिनिस्टर नहीं होना पड़ता, अब कोई भी हो सकता है, थोड़े से पैसे लगाता है, टक 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 हर एक के घर में पहुंच जाता है। ये वो ताकत है जो कि गवर्नमेंट की समझ में नहीं आ रही है। इस ताकत का फ़ायदा उठा के मैं समझता हूँ कि अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली जिस तरह अमेरिका को एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया था, एक फिल्म है आप देखिएगा, द मैन हु बिल्ट अमेरिका। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, गवर्नमेंट रोड बनाया था, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया था, आयरन का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया था, जितना बिल्डिंगें हैं वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बनाई। तो ये वो टाइम है कि जब एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और ये जब तब्दील लाएंगे, जैसे एयरलिफ्ट है, करीम है, ऊबर है, वाइकिया है, ये सब एंटरप्रेन्योर्स ने किया। लेकिन एंटरप्रेन्योर आप जब बनेंगे जब आपका पेट भरा हुआ होगा। तो सबसे पहला काम इस वक्त आप आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी आमदनी बढ़ाएं, $1000-2000 से पे पहुँचें, उसके बाद आप 10,000 पे पहुँचें, अपने लिए गाड़ी लें, घर लें, अपनी अब्बा को हज कराएं, उम्रा कराएं, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर बने, डिस्रप्टर बने, दुनिया घूमें, देखें कि वहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, फिर वापस आके आप भी करेंगे। ये 5 साल का साइकिल है, लेकिन ये मुमकिन है। आज मैं अपनी वालदा को बोल रहा था कि अम्मी, मैं समझता हूँ कि जो जर्नी मैंने 24 साल पहले किया था शुरू, वो अब लोग शुरू कर रहे हैं। तो अब लेकिन वो 24 साल का जर्नी नहीं रहा है, वो 4 से 5 साल का जर्नी रह गया है। तो जो काम मैंने 25 साल में सीखा है वो आप 5 साल में वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। आप अपनी $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। यूटोपिया इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल। मैं अगेन आपको दावत दूंगा कि आप यूटोपिया का चक्कर लगाएं, जिसने 4 साल में $450 मिलियन साल की कंपनी क्रिएट कर लिया। और पाकिस्तान में सारी प्रोडक्शन होती है, अमेरिका में सारी प्रोडक्शन बिकती है, सब कुछ ऑनलाइन बिकता है। इट्स अ फेनोमेनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने 4 फैक्ट्रियाँ इस हालात में, जहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कराची में फैक्ट्रियाँ खड़ी हो गई नई, 7,500 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, 12,000 लोग उसके साथ काम कर रहे हैं और फिनोमेना क्रिएट कर दिया है। उस फिनोमेना को अगेन लास्ट जो हमारे मिनिस्टर थे ई कॉमर्स के, मैंने उनको दावत दी कि प्लीज़ इस फैक्ट्री का चक्कर लगाएं ताकि हाईलाइट हो कि ये एक आदमी कर सकता है तो 10 आदमी और कर सकते हैं। तो वो नहीं गए, लेकिन मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप ज़रूर चक्कर लगाएं। मेरा कोई उस पर शेयर नहीं है, लेकिन वो एक रोल मॉडल है जिसको देखकर मैं समझता हूँ कि लोग आगे जा सकते हैं। रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।